कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा घर है जहाँ 300 सदस्य रहते हैं और सभी सदस्य अलग अलग रहते हैं। ना ही कोई किसी से बोलता है, ना ही कोई किसी से बात करता है। सब अपने मन मर्जी के मालिक हैं। तो आखिर उस परिवार में क्या बीतती होगी, वो परिवार कैसे रहता होगा। उसी प्रकार, उसी हालात के जैसे एक हमारा देश है जो है जर्मनी। 18वीं शताब्दी में जो जर्मनी देश है, ये भी 300 खंडों में बटा हुआ था। तो ज़रा सोचिए कि अगर कोई देश 300 खंडों में बटा हुआ है, तो इसको एक करने के लिए, एक ताकतवर जर्मनी बनाने के लिए राजाओं ने क्या क्या ना किया होगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार इस जर्मनी को 300 खंडों में को एक करने के लिए राजाओं ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई और कौन कौन से युद्ध लड़े। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी लोग, तो आइए पता करते हैं कि आखिर कैसे 300 खंडों में बटा हुआ जो जर्मनी, जो ताकतवर आज के समय में देश है, वो आखिर एक देश कैसे बना। 18वीं शताब्दी में अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में हमारा जो जर्मनी था, ये 300 खंडों में बटा हुआ था। कितने खंडों में बटा हुआ था? 300 खंडों में। जिस प्रकार दिखाया गया है कि जो जर्मनी था, ये 300 खंडों में बटा हुआ था। तब हमारे नेपोलियन चचा आते हैं। कौन आते हैं? नेपोलियन चचा। नेपोलियन चचा के शासनकाल में क्या था कि जब ये अब सत्ता में आते हैं, तो ये जर्मनी को एक करके, इन सभी 300 राज्यों को इकट्ठा करके एक संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं। एक संघ देश बनाते हैं जो 300 राज्यों को इकट्ठा करके एक 39 राज्यों का क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं। जब नेपोलियन चचा की सत्ता चली जाती है, तब क्या होता है? तो आइए देखते हैं कि जब नेपोलियन की जब वाटरलू में हार हो जाती है, आपने क्लास 9th में नेपोलियन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। तो आइए देखते हैं कि जब नेपोलियन की हार हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस 39 राज्यों को इकट्ठा करने के लिए, एक करने के लिए कौन से राजा ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जब जर्मनी जब 39 राज्यों में बटा था, तब क्या होता है कि कुछ ऐसे देश थे जो जर्मनी के जो 39 राज्य थे, उनको एक करने के लिए बाधा उत्पन्न करते थे। बाधा कैसे उत्पन्न करते थे? आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियां थी, जो ऐसे कौन कौन से जो देश थे जो जर्मनी को एक होने से क्या करते थे? रोकते थे। तो हमारा पहला नंबर देश आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रिया क्या चाहता था कि ये बिल्कुल चौधरी की जैसे बैठ करके क्या चाहता था कि जो जर्मनी है, ये इकट्ठा ना हो, बल्कि ये सभी जो 39 राज्य हैं, ये आपस में लड़ें और ये बस आराम से कुर्सी लगा के बैठ के एकदम चौधरी की तरह देखे तमाशा। जिस प्रकार अपने भारत में अंग्रेज लोगों ने नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया भी यहाँ करता था। फिर दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा देश आता है? दूसरे नंबर पे हमारा देश आता है फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। फ्रांस क्या चाहता था? ये नहीं चाहता था कि जो जर्मनी के 39 राज्य हैं, ये इकट्ठा होकर के एक राष्ट्र संघ बने। क्योंकि अगर एक राष्ट्र संघ बन गया, तो जो जर्मनी की जो फ्रांस की जो दुकानें हैं, मतलब जो उसका व्यापार है, आयकर है, विक्रय कर है, ये जो मतलब जितने प्रकार के बिजनेस थे, वो सब क्या हो जाते? बंद हो जाते। क्यों? क्योंकि जर्मनी क्या हो जाता? एक पावरफुल देश बन जाता, और जो फ्रांस की जो दुकानें चलती थी, वो सब क्या हो जाती? बंद हो जाती। इसलिए फ्रांस भी नहीं चाहता था कि जर्मनी क्या बने? एक राष्ट्र देश बने, एक ताकतवर देश बने। तो जर्मनी को एक होने में कौन कौन सी ऐसी शक्तियां थी जो क्या कर रही थी? उनको रोक रही थी। एक है हमारा क्या? ऑस्ट्रिया। एक है हमारा फ्रांस। ये बिल्कुल अगर फिल्म में देखा जाए तो बिल्कुल
प्लेन्स की तरह ये क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और जर्मनी को एक होने से रोकते हैं। जब ये इनको रोकते हैं तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। किसकी एंट्री होती है? हीरो की। अब हीरो कौन होते हैं, आइए देखते हैं। तभी एंट्री होती है एक हीरो की। कहाँ? फ्रांस में, सॉरी जर्मनी में। जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की एंट्री होती है, बिल्कुल एक तानाशाह खूंखार नेता के रूप में, राजा के रूप में, उसी प्रकार एंट्री होती है हमारे बिस्मार्क चचा की। अब आखिर ये बिस्मार्क चचा थे कौन? जब ये जाते हैं सत्ता में, जर्मनी में जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? एक घोषणा करते हैं। घोषणा करते हैं कि यहाँ पे जो नरम दिल है और जो समझौता है, इस तरह से हम जर्मनी को एक राष्ट्र ताकतवर देश नहीं बना सकते हैं। मतलब समझौते से और राम दिल दिखा करके अच्छी तरह से हम जर्मनी को एक देश नहीं बना सकते हैं। तो इन्होंने एक घोषणा की कि अगर जर्मनी को एक ताकतवर देश बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोहे की तलवारें और सैनिकों के खून को क्या करना पड़ेगा? उनसे आज़ादी करवाना पड़ेगा। इन्होंने घोषणा की कि अगर जर्मनी को एक राष्ट्र संघ देश बनाना है तो हमें लौह की तलवारें और सैनिकों का बिना खून बहाए हम जर्मनी को एक ताकतवर देश नहीं बना सकते। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करते हैं, एक नीति अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? एक नीति अपनाते हैं जो क्या होती है? खून और लौह की नीति। सैनिकों के खून और लोहे से बनी तलवारें। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक नीति अपनाते हैं। और यहीं से क्या होता है कि यहीं से क्रांति क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जो बिस्मार्क हमारे चचा थे, इनका जो पूरा नाम था ऑटोवान बिस्मार्क। क्या नाम था? ऑटोवान बिस्मार्क। ये कहाँ के चांसलर थे? प्रासा के चांसलर थे। प्रासा के ये क्या थे? चांसलर थे। ये आकर के क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि काम भाषणों से नहीं, खून और लोहे से होगा। कि काम समझौते से नहीं होगा, बल्कि जब तक खून नहीं बहेगा, जब तक तलवारें नहीं चलेगी, तब तक जो जर्मनी है वो एक ताकतवर देश नहीं बनेगा। तो ये आगे क्या करते हैं कि कुल 7 साल में क्या करते हैं, ये 3 युद्ध लड़ते हैं। कितने युद्ध लड़ते हैं? 3 युद्ध लड़ते हैं। अब वो कौन कौन से युद्ध होते हैं, आइए देखते हैं। पहला युद्ध कौन सा हमारा होता है? 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में जो हमारे बिस्मार्क चचा थे, ये डेनमार्क से युद्ध करते हैं। किससे करते हैं? डेनमार्क से युद्ध करते हैं। डेनमार्क को हरा करके जो ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया को अपना दोस्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना दोस्त बना लेते हैं। जैसे ही दोस्त बनाते हैं, ऑस्ट्रिया उसके साथ में आ जाता है। तब तब हमारे जो बिस्मार्क चचा थे, इनकी अगली चाल क्या थी कि किसी न किसी तरह ऑस्ट्रिया को भी क्या किया जाए, हराया जाए। अब आखिर यहाँ पे कैसे अपना चाल चलते हैं? पहले तो ये ऑस्ट्रिया को अपना दोस्त बनाए। अब जब ये दोस्त बना लिए तो ऑस्ट्रिया पे क्या हो गया, इनके साथ में आ गया। तब ये क्या करते हैं, फिर ऑस्ट्रिया को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। अपने ही दोस्त के पेट पे क्या कर देते हैं, एक प्रकार का छुरा घोंप देते हैं। जैसे इस प्रकार अभी समय चल रहा है, हर जगह दोस्त को पीठ पीछे धोखा देते हैं। उसी प्रकार जो हमारे बिस्मार्क थे, ये भी क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया को पहले अपना दोस्त बनाते हैं, फिर दोस्त को ही क्या कर देते हैं, धूल चटा देते हैं। अब फिर इनकी अगली चाल क्या होती है? इनकी अगली चाल क्या होती है कि अब फ्रांस को कैसे हराया जाए। अब भाई दो लोगों को हरा दिया, अब तीसरी जो इनकी पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली देश था, जो सबसे ज़्यादा इस पर सत्ता बना के रखा था जर्मनी पर, उसको कैसे हराया जाए। तो ये क्या करते हैं, फिर जो फ्रांस का राजा था, इसको बहुत उकसाते हैं। क्या करते हैं? बहुत उकसाते हैं कि आओ हमसे लड़ लो। बहुत उकसाते हैं। जैसे अभी इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के किम जोंग हैं, वो हमेशा किसी न किसी देशों से क्या करते रहते हैं कि उनको मतलब चेतावनी या
वार्निंग देते रहते हैं, जैसे अमेरिका को हमेशा कहते रहते कि आओ हमसे युद्ध कर लो, उसी प्रकार ये भी क्या कर रहे थे, जो हमारे बिस्मार्क चचा थे, ये भी फ्रांस के जो राजा थे इसको उकसाते रहते थे कि आओ हमसे युद्ध कर लो। तो जब ये भैया यहाँ के जो राजा थे जब ये आ गए जोश में, तो जानते हो जो होश में आता है अपना होश गवा बैठता है। तो जब फ्रांस को क्या करते हैं, जब ये जाता है बिस्मार्क से युद्ध करने, तो ये क्या करते हैं बिस्मार्क चचा, फ्रांस को हरा देते हैं और फिर पूरा रास्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। कौन से युद्ध में, सेडान के युद्ध में। और ये वाला युद्ध कब होता है, 1870 ईस्वी में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारे बिस्मार्क चचा थे इन्होंने कैसे अपनी चाल से, कैसे लौ रक्त की नीति अपना करके जर्मनी को क्या बनाया, एक संघ देश बनाया, एक शक्तिशाली देश बनाया। तो यहाँ से जब पूरा रास्ता साफ हो जाता है तब ये जर्मनी क्या हो जाता है, 39 राज्यों को एक करके एक जर्मनी, एक ताकतवर देश बना दिया जाता है। तो जब ये हरा देते हैं सभी को तब क्या होता है, तब तब क्या होता है, तो जो फ्रांस होता है, क्या जो फ्रांस होता है, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक महल है जिसका नाम है वर्साई का महल। यहाँ पे राजा लोग क्या करते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, अय्याशी करते हैं, पार्टियां करते हैं यहाँ पे सभी राजा लोग। उसी प्रकार जो हमारे बिस्मार्क चचा थे, मतलब कि ऑटोमान बिस्मार्क जो थे, इन्होंने भी क्या किया कि जब जीत के बाद इन्होंने क्या किया, वर्साई के महल में एक क्या रखी, पार्टी रखी और वहाँ पे अपना जीत का जश्न क्या कर रहे थे, मना रहे थे। आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमारे जो बिस्मार्क चचा हैं क्या कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं और सभी को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और संबोधित करते हुए ये क्या करते हैं कि जो बोलते हैं कि जो इतिहास का जो सबसे हमारा दुश्मन था उसको हमने क्या कर लिया, उसको अपना ले लिया, मतलब कि जो देश हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे थे उनसे हमने क्या कर लिया, बदला ले लिया। फिर ये क्या करते हैं, ये प्रासा के जो राजा होते हैं विलियम प्रथम, कौन, विलियम प्रथम को ये क्या कर देते हैं, जर्मनी का राजा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जर्मनी का राजा बना देते हैं। जो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर देते हैं। और कहाँ पे करते हैं, फ्रांस के वर्साई महल में करते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जगह है जहाँ वर्साई का महल, वहाँ पे क्या कर देते हैं, ये वहाँ पे अपना एक राजा, वहाँ पे फ्रांस जर्मनी का राजा घोषित कर देते हैं। तो यहीं से जो जर्मनी था एक ताकतवर देश बन जाता है, एक साम्राज्य बन जाता है, जो आज इस युग में देखा जा रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो जल्दी जल्दी सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और अपने घर में जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों उन सभी के पास शेयर करिए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ये क्वेश्चन है कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी। जल्दी सभी लोग कमेंट में करके आंसर बताएं। सभी लोग शेयर करिएगा। इन्हीं बिस्मार्क चचा के ऊपर हम आप सभी लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं, जरा सुन लीजिएगा। बातों से नहीं रक्त और लौ से मंजिल पाई थी, बातों से नहीं रक्त और लौ से मंजिल पाई थी, बिखरे हुए टुकड़ों से एक महाशक्ति बनाई थी। तो धन्यवाद सभी लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शेयर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।